कर्नाटक में सीएम के नाम की गुत्थी को सुलझाने में लगी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की ओर से पॉजिटिव संदेश आया है। ममता ने कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। शरद पवार के बाद अब दीदी का यह बयान कांग्रेस को काफी सुकून देने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद ममता दीदी ने अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने कल साफ साफ कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत होगी वहां साथ देंगे। Wherever the regional party is strong, there BJP cannot fight. And where the peoples are very demoralized. So at this situation, I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi. Up should fight Delhi. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. ममता बनर्जी ने अपने मन की बात कह दी। अब कांग्रेस के दिल में क्या है, जवाब उसे देना है। और अब बात करते हैं बिहार में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार की। पटना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तपती धूप और भीषण गर्मी में भी भक्त रुक नहीं रहे। देखिए रिपोर्ट। पटना में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बस एक नजर देखना चाहता है। इसी उम्मीद और आस्था के साथ कि बाबा का दर्शन मात्र से उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा से विश्वास से देख लेंगे, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। बाबा से मिलने के लिए आए कि कुछ रक्षा करिएगा। तपती धूप और भीषण गर्मी भी भक्तों को रोक नहीं पाई। भारी भीड़ और गर्मी को देखते हुए बाबा ने खुद अपील की थी, लोग दरबार न आए और टीवी पर ही कथा सुने। लेकिन भक्त कहाँ मानने वाले थे, अपने बाबा के दर्शन के लिए पहुंच गए उस होटल जहां बाबा ठहरे हुए थे। यहाँ पर जहाँ होटल में ठहरे हुए हैं बाबा बागेश्वर, सामने भी देखिए ना क्या हाल है ट्रैफिक जाम का। चारों तरफ जहाँ पर ठहरे हुए हैं सवेरे से लेकर देर रात तक 2 बजे तक ऐसे ही भीड़ लगी रहती है। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आज बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा कार्यक्रम का चौथा दिन है। बाबा के कार्यक्रम में भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सियासी बवाल भी मचा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। बाबा के दरबार को लेकर एक तरफ आम लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर है, तो दूसरी तरफ सियासी खेल भी जारी है। दरबार में नेताओं का जमावड़ा लगा है। बीते दिन कई भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। ऐसे में बिहार सरकार से जुड़े लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हनुमंत कथा के निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि देश में धार्मिक आजादी सबको है। हम लोग को सनातन धर्म में विश्वास है, हम लोग गए और आगे भी जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कथा स्थल पर सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। कुछ हुआ ही नहीं सरकार के स्तर पर कोई व्यवस्था। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आए भक्तों का मानना है कि एक दिन हर किसी को बाबा की शरण में आना पड़ेगा। एक न एक दिन जो विरोध कर रहा है सब आएगा। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, हालात कंट्रोल में। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी। संभाजी महाराज की शोभा यात्रा के दौरान यह बवाल हुआ था। घरों से बाहर निकलने में लोगों को डर लग रहा है। ये आग जिसमें जलकर सब कुछ खाक हो गया, और ये सब कुछ हुआ संभाजी महाराज की शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान। रविवार को निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान अटैक की इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि उपद्रवियों ने कैसे हिंसा की। उपद्रवी अपने चेहरे पर नकाब लगा कर आए थे। उनके हाथों में लाठी डंडे थे और देखते देखते दुकानों में तोड़फोड़ करने लगे, पथराव करने लगे।
शेवगांव का शिवाजी चौक कुछ वक्त के लिए जंग का मैदान बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उपद्रवियों पर लगाम लगाने की कोशिश की तो उन पर भी पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोग और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर अब तक कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। उधर महाराष्ट्र के अकोला में भी हिंसा की कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी और फिर अहमदनगर की तस्वीरों ने सबको परेशान कर दिया। दोनों शहरों में लगातार 3 दिन से तनाव बना। मामूली सी बात ने 2 शहरों का अमन चैन छीन लिया। हालात अभी कंट्रोल में है, लेकिन चारों तरफ टेंशन का माहौल है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं हिंसा फिर से न भड़क जाए। हिंसा की पहली घटना अकोला में हुई। 13 मई की रात सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट को लेकर अकोला में जबरदस्त पथराव, हिंसा और बवाल हुआ। हिंसा की दूसरी घटना अहमदनगर की है। 14 मई की रात अहमदनगर में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर निकाले गए जुलूस पर पथराव किया गया। अहमदनगर में क्या हुआ, हिंसा कैसे भड़की? TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह यही जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो लोगों ने पूरी कहानी बताई। अहमदनगर में 1 महीने में हिंसा का ये दूसरा मामला है। अप्रैल में भी 2 गुटों में जबरदस्त पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई थी। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। वहीं अहमदनगर में उपद्रवियों का जमात ने कैसे तांडव मचाया, ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता राजीव सिंह की ये रिपोर्ट। आपको यहाँ पर इस तरह के तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब भी डर मौजूद है। लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। आप देखिए तमाम लोगों का जो दरवाजा है वो बंद है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उधर से 25-30 बच्चे आए और उन्होंने एकाएक ही समझो इधर से गाड़ियाँ फोड़ना शुरू कर दिए। लोगों के घर के ऊपर पथराव, हाथ में डंडे थे, उनके तलवार थी, कपड़े बांध देते सब मुंह पे। कोई ध्यान में नहीं आता, कोई भगवा हुआ कपड़ा बांधता था, कोई ऐसे कपड़े बांध देते। अल्लाह अकबर के नारे दे रहे थे और हिंदू को बोल रहे थे कि आज सबका काम तमाम कर देंगे। इधर मंदिर था उसके ऊपर भी पथराव किया। इधर पूरे रास्ते पे पूरे मोटरसाइकिल तोड़ फोड़ के रख दिए थे रात में जाते समय। तलवार से कांच तोड़ दिए, लेडीज को देख के गाली गलौज किए है। तो आवाज आ रही थी, ये कांच फूट गई, इनको पत्थर लगते लगते बच गए। ये हाथ में कोयता, काठिया और ऐसी चीजें थी, उनके रॉड वगैरह थे हाथ में। और आज देश के 71,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 स्थानों पर लगेगा रोजगार मेला। यूपी के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में भी बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी आज देश भर के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये युवा देश भर में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद चयनित हुए हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और चयनित युवाओं को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी ने कल ट्वीट कर कहा, देश के युवाओं के लिए नए नए अवसरों का निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी कड़ी में सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझे एक और रोजगार मेले में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। इस दौरान करीब 71,000 नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से चयनित ग्रामीण डाक सेवक, क्लर्क, टीचर और नर्सिंग सेवा समेत कई विभागों से जुड़े चयनित युवा शामिल होंगे। पीएम मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के अभियान की शुरुआत की थी और पहला रोजगार मेला आयोजित किया गया था। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की पीएम मोदी की इसी पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां की जा रही हैं।